नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जिस प्रकार से आपने इस चैनल को अपनाया है। और हर बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, लेकिन आप किस कंपनी से जुड़े हैं वो थोड़ी भावनाएं आप अपने कंट्रोल में रखिए और कमेंट्स में प्लीज अपनी कंपनी का नाम मेंशन मत कीजिए। हर बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आपका कोऑपरेशन भी हमें मिल रहा है। सो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम हमारे खास मेहमान को बुलाते हैं और वो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जितने बड़े वो लीडर हैं उतने ज्यादा हम्बल हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनको मैजिकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम लोग आइए मिलकर स्वागत करें श्री विवेक सक्सेना जी का। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे आने का मौका दिया अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक सर, जब मैं आपके बारे में कमेंट्स पढ़ रहा था, आपका कमिंग सून का वीडियो हमने डाला था और उसमें मुझे ये जानने को मिला कि आपको पूरे हिंदुस्तान में मैजिकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये उपाधि किसने दी और ये सुन के कैसे लगता है? सर, ये लोगों का प्यार है। मैं सोचता हूँ कि शायद लोगों को कुछ बड़े फायदे लगे होंगे, कुछ उनको जरूर उसका लाभ मिला होगा मेरे साथ रहने का। तो लोगों का प्यार के रूप में मुझे ये तोहफा मिला, मुझे पता ही नहीं चला कब मिला। राइट, मैंने देखा खुद एफबी पर या बाकी और सोर्सेज पर लोगों ने इस तरह से लिखना शुरू किया और बोलना शुरू किया। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आप फील करते हैं या आपको लगता है कि जब आप कारण बन रहे हैं लाइफ में किसी की भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का, तो इससे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी सर, आपसे मिलना चाहते थे। मेरी पर्सनली डिमांड थी। मैंने कितने लोगों से आपके बारे में सुना। जब हम एथिक्स की और एजुकेशन की बात करते हैं कभी भी इंडस्ट्री में तो विवेक सक्सेना का नाम बहुत ऊपर आता है। सो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इनफैक्ट मैं मेरे तरफ से भी आपसे कहना चाहूंगा सुरेंद्र भाई कि ये जो पहल आपने की है आज, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग मिल रहे हैं, मैं बहुत दिनों से इच्छुक था आपसे मुलाकात करने का, लेकिन ईश्वर ने मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज मुलाकात हमारी थी। और बहुत बधाई के पात्र हैं आप। मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है इस चैनल को बनाकर, अ, बिना किसी इस बात के कि कौन सा लीडर किस कंपनी को बिलोंग करता है, राइट, उनका क्या लेवल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में जब डायरेक्ट सेलिंग को लोग एक्सेप्ट करेंगे, खुले मन से करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में और जो करेंगे, मुझे लगता है उसमें लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कामयाब लोगों को सुनने की, कामयाब लोगों के अनुभव जानने की। और उस समय आपका ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म बहुत लोगों की मदद करने वाला है। तो आपने ये जो सबसे अलग हटकर एक अलग सोच जो रखी, और अपार्ट फ्रॉम की कौन सी कंपनी है, कौन से लीडर है, सबको एक साथ जोड़ा, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आपकी तरफ से। तो बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू विवेक सर। एक्चुअली है ना, ये इंडस्ट्री जितनी खूबसूरत है उससे कहीं खूबसूरत इंडस्ट्री के लोग हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया एक्चुअली। उनका आना कई बार कंपनी की तरफ से कुछ वो रहती हैं, कुछ प्रतिबंध रहते हैं और कई बार लोगों को ये लगता है कि यार पता नहीं क्या यूज होगा मेरे जाने से, लेकिन उससे ऊपर उठ के लोगों ने काम किया और आज इस बात को इंडस्ट्री से बाहर के जो लोग हैं वो इसको स्वीकार कर रहे हैं। पिछले दिनों उज्जवल पाटनी जी का मैंने इंटरव्यू लिया तो उज्जवल पाटनी जी बहुत सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग कंपनियों के लोग एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और जो हमने फ्रेंड्स मीट 2020 किया था विवेक सर, उसमें 32 जो टॉप लीडर्स थे अलग अलग कंपनीज के, तो वो एक साथ एक मंच पे खड़े हुए थे और बीच में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े ट्रेनर्स थे। सो मैं उसके लिए सभी इंडस्ट्री लीडर्स का मैं बहुत आभारी हूं और अपने पूरे व्यूअर्स का बहुत आभारी हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर और सबसे पहले हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। अ, सर, मैंने लगभग 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हुई। और मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली जिला है, आप जरूर सुना होगा आपने, मैं वहाँ को बिलोंग करता हूँ। और सपने बहुत बड़े थे और क्लैरिटी शायद बचपन से थी कुछ कारणों की वजह से, कि जीवन के अंदर मैं चाहता था कि जो भी मैं काम करूँ, कुछ ऐसा काम हो जिसके अंदर पैसा तो मुझे कमाना ही है, पैसा मुझे भरपूर कमाना है।
और ईमानदारी का रास्ता होना चाहिए पैसे कमाने के लिए। ये दो थॉट बहुत क्लियर थे और साथ साथ प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए था जिसमें आज़ादी हो, मन की आज़ादी हो, आपके पास समय की आज़ादी हो। क्योंकि मेरे फादर एक डॉक्टर हैं और मेरी मदर पीजीआईसी में टीचर थी, प्रिंसिपल थी। तो मैंने बचपन में दोनों ही बैकग्राउंड के लोग या दोनों ही रिसोर्स के लोग अपने परिवार में देखे। जहाँ पर रोज आमदनी आती हो वो भी था और जहाँ मंथ में एक बार आती हो वो भी था, लेकिन दोनों जगह मैंने एक चीज नोटिस किया कि समय की बहुत बड़ी कमी अ, महसूस करता था मैं। और एक इत्तेफाक हुआ जब मैं शायद 6 साल का था या 7 साल का और मेरी मदर का ट्रांसफर हुआ। तो किसी और शहर में, और मेरे पास चॉइस आई कि अब मुझे कहाँ पर रहना है इस साल, उनके साथ जाना है या पापा के साथ जाना है। तो वहां से एक क्लियरिटी आनी शुरू हुई कि लाइफ के अंदर पैसा बहुत जरूरी है। सब लोग यही कहते हैं कि बिना पैसे के लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन काम ऐसा करना है जीवन में जिसमें दोनों चीजें मिल सकें, पैसा भी भरपूर मिले और आजादी भी मिले। तो इस सोच के साथ मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा था और पढ़ाई के दौरान ही मैंने कुछ बिजनेस भी किए। लेकिन उसमें कुछ लॉसेस हुए, वहाँ से कुछ लेसन मिले। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस मैंने किया कि कुछ सॉलिड आमदनी होनी चाहिए, उसके बाद फिर वापस बिजनेस शुरू करेंगे। और इसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला 1999। जॉब पर फोकस था, इसलिए जॉब के साथ में जिस दिन जॉब लग जाएगी उसके साथ में मैं इस इंडस्ट्री को जरूर करूंगा, ऐसी सोच मेरे अंदर आ चुकी थी। और जैसे ही मेरा जॉब लगा, तुरंत मैंने इस बिजनेस में, जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था, इस इंडस्ट्री के बारे में बताया था, दिसंबर सन 2000 में मैंने उनके पास वापस गया और इस बिजनेस को ज्वाइन करने की इच्छा बताई। और फाइनली इस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ। तो दिसंबर सन 2000 में शायद उम्र रही होगी उसमें 20-21 साल की, तब से लेकर और आज तक का सफर इस बिजनेस के साथ लगातार चल चलिए, बेहतरीन सर, बहुत खूबसूरत आपकी स्टोरी है और बहुत इंस्पायरिंग है सर। आपने बताया कि 20 साल की उम्र में आपने, लगभग 20 साल में इसको स्टार्ट किया और 20 साल से आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। आपको हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य दिखता है सर? सर भविष्य की मैं बात करूं तो मैं मुझे लगता है कि मैं खुद इसको मैंने जिस तरह से लिया था इस इंडस्ट्री को, मुझे उस समय नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए मात्र 3 महीने हुए थे। मैं आपको 2001 की बात बता रहा हूँ, अप्रैल 2001 की। और मेरी जॉब में जो टाइम था जाने का, 8 घंटे की, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ता है। तो मुझे तीसरे महीने वो बात समझ में आ गई थी कि मुझे अगर एक को चुनना पड़े, डायरेक्ट सेलिंग को चुनना हो और गवर्नमेंट जॉब को चुनना हो, तो मेरा चुनाव सन 2001 में अप्रैल के महीने में 20 साल की उम्र में हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग। और मैंने उस समय अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। राइट, सैलरी 10,000 के आसपास थी और मेरी उस समय की जो तीसरे महीने की इनकम थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो 2400 रुपए की। विश्वास इतना ज्यादा आ चुका था मुझे इस बिजनेस के ऊपर, इस मॉडल के ऊपर, कि आने वाले वक्त के अंदर लोग, जैसे आप कर रहे हैं, समय की इंटरव्यूज होंगे लोगों के, और आप बहुत आराम से सेलेक्ट करा करेंगे अपनी टीमें बनाने के लिए, क्योंकि अ, हर इंसान सपना देखता है और उसका हक है सपना देखना। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि इस बिजनेस को लोग चाहिए, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग हैं। और हिंदुस्तान आज सबसे बड़ी हॉट मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में ना सिर्फ सबसे ज्यादा लोग हैं, बल्कि सबसे यंग पॉपुलेशन आज अगर कहीं है पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया के अंदर। तो ये बात मुझे 20 साल पहले समझ में आ गई थी कि आने वाला वक्त डायरेक्ट सेलिंग को बिलोंग करेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो हम सुनते आए हैं, हम देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर कि अपने अपने घर खानदान से जो पहले करोड़पति, सेल्फ मेड करोड़पति बनेंगे, वो सबसे ज्यादा कहीं बनेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में बनेंगे। तो ये विश्वास मुझे 20 साल पहले था, इसलिए मैंने उसको 20 साल पहले ही फुल टाइम करियर लिया था। और आज वो दौर आ चुका है जब बहुत सारी नई जनरेशन हमारी इस बिजनेस को, अब मैं देखता हूँ रोज, अब कॉलेज गोइंग बच्चे, एमबीए या बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, वो बच्चे आज वो आते हैं सर्च करते हुए डायरेक्ट सेलिंग को, मेरे से मुलाकात होती है, एंड दे आर चूजिंग इट एज ए करियर फॉर लाइफ। तो द फ्यूचर इज सो ग्रेट, स्पेशली इन इंडिया। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। हर इंडस्ट्री की सर दो साइड होती हैं, एक उसकी डार्क साइड होती है और एक बिल्कुल ब्राइट साइड होती है जो सबको दिखती है, अट्रैक्ट करती है। सो पिछले दिनों जो सुशांत सिंह राजपूत जी का जो इंसिडेंट हुआ, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद में बॉलीवुड पे भी क्वेश्चन मार्क उठे कि भाई उसकी डार्क साइड है और इस प्रकार की चीजें कैसे क्या वहां पे रहता है। सो डायरेक्ट सेलिंग भी उससे अछूती नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम अच्छे पहलुओं की बात करें तो वो बहुत अच्छे पहलू हैं, और
साथ में अगर हम लोग इसका डार्क साइड देखते हैं तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ नहीं मैं कहूंगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को चीट करती हैं, इस टेक्निक को, इस मॉडल को अपना के, और वो लोगों को फंसा लेती हैं, उनकी इंटेंशन ठीक नहीं रहती है। सो मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि एक आम आदमी कैसे देखे कि ये सही कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है और ये मनी सर्कुलेशन कंपनी अ, सुरेंद्र भाई, मुझे लगता है कि जीवन में सफलता के कुछ नियम हैं, और वो नियम जीवन के किसी भी फील्ड में जरूर काम करते हैं। उन नियमों पर चलकर कोई भी इंसान जीवन में सफल होता है। और उस नियमों के अंदर बचपन से जब हम शायद स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, तब आपने भी सुना होगा, हम अपने पेरेंट्स से भी लगातार कुछ खास बातें सुनते आते हैं बचपन से, और मुझे लगता है उसका हमें हमेशा याद रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। और उस नियमों में एक नियम कहलाता है कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर इस एक लाइन को हर युवा अपने साथ समझे, इस बात की वैल्यू समझे, इसका महत्व समझे, कि जब भी कोई व्यक्ति हमको इस इंडस्ट्री के अंदर आकर ये बताता है कि इस बिजनेस के अंदर आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, आप रातों रात सपने पूरे कर सकते हैं, तो मुझे लगता है पिछले 20 साल से मैंने जो अपने लोगों के साथ काउंसलिंग की, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले हमको चेक करना चाहिए और उनसे हमको दूर रहने की हिदायत देनी चाहिए। सफलता का अगर शॉर्टकट जीवन में किसी फील्ड में भी नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, राइट? अगर आप किसी और क्षेत्र में अपना करियर चुनना चाहते हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि कम से कम 20-25 साल की पढ़ाई चाहिए होती है। अगर मैं आज क्रिकेट इंडस्ट्री की बात करूं, इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री। और अगर आप कामयाब सितारों को देखें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उस लाइक बनने के लिए, उस प्रैक्टिस में जाने के लिए, समझदार बनने के लिए, अपने टैलेंट को निखारने के लिए लगाया है। तो शॉर्टकट जीवन में कहीं नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी अगर आपके पास आती है और ये कहती है कि आपको कम काम करके यहाँ कामयाबी मिल सकती है, आपको जल्दी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है, तो मुझे लगता है सफलता के इन सिद्धांतों के परे जाकर वो बात करते हैं, और आपको उसको स्पेशली चेक करने की जरूरत है। मीन जहाँ पे लालच है थोड़ा सा, वहां से थोड़ा बचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसमें आप मेहनत करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आप बहुत बड़े लीडर हैं और जाहिर सी बात है कि आप बहुत बड़ी टीम लीड करते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स को आप लीड कर रहे हैं। सो अगर हमने मल्टीपल ग्रुप्स बनाने हैं, उसको हम लोग विड्थ की बात करें, अगर हमने अपनी विड्थ को बढ़ाना है तो क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं, आपने कैसे बढ़ाया? बड़ा अच्छा सवाल किया सुरेंद्र भाई आपने, क्योंकि जो इससे पहले वाला सवाल था वो, उसमें काफी हद तक लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कि कई बार उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई सारी टीमें बनाना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए कई बार वो शॉर्टकट में अपने आप चले जाते हैं कि कोई ऐसा सस्ता मिल जाए जहां पर हमें कम विर्थ खोलकर या कम टीमें बनाकर हम कामयाब हो जाए। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि ये प्रेरणा हम सबके पास में ऑलरेडी है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर एक हमारे पेरेंट्स हैं, शायद हम में से भी बहुत सारे लोग आज पेरेंट्स होंगे। और परिवार जब हमारा बनता और बढ़ता है, और जब हम एक बच्चे के पिता बनते हैं, तो हम एक सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, राइट? उस बच्चे को साथ में हम उसके बेसिक्स पर बड़ा काम करते हैं, हम उसको उंगली पकड़कर चलना भी सिखाते हैं, हम उसको उसकी रूटीन काम करना सिखाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि वो अपने बेसिक्स को समझ जाए। वो स्कूल जाए तो वो अपने कपड़े पहनना अपने आप सीख जाए, अपने लेसेस बांधना सीख जाए, अपने बाल काटना सीख जाए, राइट? अपना रूटीन काम करना सीख जाए। और जब वो ये काम अपने आप करने लग जाता है, तो आपको फ्रीडम मिलता है, राइट? उससे पहले जब वो गोद में रहता है, तब तक हम लोग उसको सब कुछ हमें करना पड़ता है। तो जैसे ही हम फ्री होते हैं, हम आजाद हो जाते हैं एक बेहतरीन नई टीम खड़ी करने के लिए। तो यही साइंस का इस्तेमाल मैंने अपने बिजनेस में लगातार किया। तो जब मैं किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करता रहा, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसके बेसिक्स पर हमेशा फोकस करूं। उसके बेसिक्स यानी कि हमारी इंडस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, जो हम सब लोग जानते हैं, उसमें मैं उसको मदद करूं, उसमें मैं उसको स्ट्रांग बनाऊं। और मेरा विश्वास है कि अगर किसी व्यक्ति के बेसिक्स आप स्ट्रांग बना देते हैं एक बार, तो फिर वो आपका इंतजार नहीं करता, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक लीडर हो जाता है, और वो अपने आप काम करता है। एंड यू आर फ्री अगेन टू बिल्ड न्यू टीम्स एंड डू द सेम थिंग्स विद देम। और इस तरीके से आप कितनी भी ज्यादा टीमों की गिनती बढ़ा सकते हैं, और लोगों को इंडिपेंडेंट बनाकर आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो हम ये जानना चाहेंगे, विवेक जी कितने ग्रुप्स पे काम कर रहे हैं इन दिनों? मैं सर तकरीबन 18 मेरी टीमें हैं, जो बढ़िया काम कर रही हैं।
और खुशी होती है कि उन टीमों के अंदर भी बहुत सारा डुप्लीकेशन हुआ और आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर अचीवर्स वहां पर हैं, लीडर्स वहां पर हैं। तो और अभी लगातार संख्या बढ़नी, संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। आप क्या डिफरेंस पाते हैं सर कि पहले जैसे आपने 2 या 3 टीमें बिल्ड की और अभी लास्ट वाली जो 2 या 3 टीमें आपने बिल्ड की, तो उसमें कुछ फर्क महसूस किया? अगर कंपैरिजन करें हम लोग, तो क्या कैसे आप उसको कंपेयर कर पाएंगे सर? अ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा सुरेंद्र भाई, बड़ा आपके अचूक सवाल हैं, बड़े कमाल के आप सवाल कर रहे हैं। एक 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 साइकोलॉजिकल चैलेंज मैं देखता हूँ कई बार हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो हमारे ग्रोइंग लीडर्स होते हैं नेटवर्क में, कि जब हम इस इंडस्ट्री में नए नए आते हैं तो हमारे पास एक अलग हौसला, एक अलग विश्वास, एक अलग जोश होता है जब हम नई शुरुआत करते हैं। जब हमारे पास कुछ टीमें बिल्ड हो जाती हैं तो ये लाजमी है, ये नेचुरल है कि वहां से आपको पैसे के अलावा प्यार, सम्मान ये बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट, आपको लोग सर, राइट, अपना मेंटर बोलना, वो रेस्पेक्ट देना। जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो आपको वो फूल मालाएं, वो रिकग्निशन, वो बड़े बड़े बैनर, वो पोस्टर, ये आप कमाते हैं, आपको मिलता है। लेकिन जब आप उसके बाद एक नई टीम की शुरुआत करते हैं तो एक बैलेंस आपको खुद से बनाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ तो आपके पास एक बड़े नेटवर्क है जिसके आप सुपरस्टार हैं, जिसके आप हीरो हैं, और एक तरफ जब आप एक नई टीम शुरू करते हैं तो वहां पर फिर आपको वो नई टीम सुपरस्टार, आप उस टीम के सुपरस्टार नहीं, उस व्यक्ति के सुपरस्टार आप नहीं। तो उसको तो आपसे वही उम्मीद है, या उसकी उसकी जरूरत अभी वो है कि आप उसको वैसे ही लें जैसे आप एक अपने घर में नए बच्चे को नए संस्कार डालना चाहते हैं या उन्हीं पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो जब कई बार मैं देखता हूँ कि लोग इसमें फंस जाते हैं, लोग वही स्टारडम उम्मीद करते हैं अपने नए बच्चों से भी जिनको आज उन्होंने पैदा किया है, और वहां जब उनको नहीं मिलता तो कई बार हम डिसबैलेंस होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये याद रखें कि जो एक तरफ हमारी बड़ी टीमें हैं जो आपने अर्न करी है, आज वो बड़ी हो चुकी हैं, वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा, प्यार, सम्मान, नाम मिलेगा। लेकिन नई टीमों के साथ जब जाएं तो आप अपने आप को वो साधारण व्यक्ति मानकर, वो पिता मानकर रखें कि जिस बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। अगर ये बैलेंस हो पाएगा तो बहुत मजा आएगा काम करने। दैट्स ग्रेट। विवेक जी उस बैलेंस को हमेशा बरकरार रखते हैं कि पुरानी टीमों के साथ में कैसे काम करना, और नई टीमों के साथ जब काम करें तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, और वैसा ही उनका ट्रीटमेंट और वैसा ही एटीट्यूड रहता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट सर। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत एथिकल पर्सन हैं इंडस्ट्री में। आज के टाइम पे सर एक ट्रेंड चल गया है कि लोग एक कंपनी में काम करते करते अचानक उनको रात को सपना आता है और ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी ठीक नहीं है और मैं अब दूसरी में जाता हूँ। तो ये ट्रेंड बहुत बढ़ता चला गया, और स्पेशली जो व्यक्ति थोड़ा सा पॉपुलर है, वो स्पेशली किसी सोशल मीडिया की वजह से, और जब वो व्यक्ति इधर से उधर जाता है तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहीं कंपनी में प्रॉब्लम है या क्या है, और वो स्थिति है ना बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आप इन सब चीजों को किस रूप में देखते हैं, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्पेशली उन लोगों को जो इस प्रकार का काम करते हैं? अ, देखिए, पहले तो मेरे लिए मैं बात कहना चाहूंगा उन लोगों से जिन पर इस तरह की एक्टिविटीज का प्रभाव पड़ता है। राइट, क्योंकि जब हमारे सामने ऐसे कोई टेस्टिमनीज आते हैं, और आज जैसा आपने कहा, आज एक ट्रेंड बन गया है कि लोग कहीं छोड़कर जब जाते हैं तो वो इसको अपनी शान समझते हैं, एंड दे वांट टू इनकैश, दे वांट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द पीपल, और उनको लगता है कंफ्यूजन क्रिएट करना एक अचीवमेंट की तरह है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि जो जो लोग हैं, जब भी आप ऐसा कुछ देखते हैं कि कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई डिसीजन लिया और वो गया, तो मुझे लगता है सबसे पहले एक चीज अपने आप से पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए कि असफलता, ठीक है, कोई आदमी बदलाव करता है या दो ही कारण से करता है, या तो उसको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, या वो और ज्यादा महत्वाकांक्षी है, शायद इसलिए कहीं बदलाव करता है। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए कि आप ये नोटिस करें कि अगर वो असफलता की बात करके बदलाव कर रहा है तो क्या उस कंपनी के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी सभी लोग भी असफल हैं, या असफल आदतों के कारण कोई व्यक्ति स्वयं असफल रहा है या हुआ है। अगर वो सिस्टम की कमी के कारण असफल हो रहा है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होगी कि वहां पर बाकी लोग भी स्ट्रगल कर रहे होंगे या सफल नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद की असफल आदतों के कारण असफल हुआ है और बाकी लोग सफलता के पायदान पर हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बदलाव तो करना ही होगा।
कई लोग सिस्टम बदल के सोचते हैं कामयाबी मिल जाएगी। मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर बदलाव कहीं करने हैं तो आप खुद के अंदर बदलाव करने की तैयारी करें। आप खुद की आदतों में बदलाव करें। अगर आप वहां बदलाव करेंगे तो आपको जीवन में बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो आपने बताया उन लोगों के लिए जो लोग प्रभावित होते हैं ऐसे लोगों को, और जो कहीं ना कहीं लोग ऐसे जा रहे हैं या उनको लगता है यार वो चला गया था चलो मैं भी जाके देखता हूँ, तो उनके लिए क्या आप एक सीनियर लीडर के रूप में क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को मैं देखा होगा इधर से उधर होते हुए। अब तो पिछले 20 साल में तो रूटीन है, सैकड़ों कंपनियां आई हैं, लोग गए हैं। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति से कि डायरेक्ट सेलिंग, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, जिस तरीके से मैंने इसको जिया है, डायरेक्ट सेलिंग गैम्बलिंग का काम नहीं है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग एक फुल टाइम करियर बन सकता है आपके। और करियर का मतलब है कि एक जगह जहां पर आपने अपना कार्य किया, अपना समय दिया है, अगर आप वहां पर कोई चैलेंज नहीं है, अगर आप वहां पर अपना समय देते रहेंगे लगातार, तो जीवन में आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। और करियर का एक मतलब होता है कि आप समय के साथ या आपकी उम्र जब बढ़ रही है, आपकी परिवार बढ़ रहा है, आपकी जरूरतें बढ़ रही है, तो उन बढ़ती जरूरतों के साथ में आपकी इनकम लगातार बढ़ते रहनी चाहिए। और अगर आप अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएंगे तो एक दिन ना सिर्फ आप परेशान होंगे, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, इनफैक्ट हमारी जो क्रेडिबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो हमारी फेस वैल्यू होती है, वो भी लूज करते हैं। और एक टाइम आता है, मैंने सुरेंद्र भाई बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जिन्होंने ऐसे बदलाव बहुत शार्प किए, बहुत जल्दी किए, और आज मैं देखता हूँ कि वो डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, आज वो हम्म। बाहर हो चुके हैं इंडस्ट्री से, क्योंकि अब उनको लोग स्वीकार नहीं करते। तो इस बिजनेस के अंदर जो आपके पास अगर कोई धरोहर है, वो है आपकी फेस वैल्यू। तो उसको इतनी जल्दी दांव पर मत लगाइए। अगर आप बार बार जंप एंड जैक बनेंगे तो इससे नुकसान किसी और का होना हो, लेकिन आपका खुद का नुकसान आप जरूर करें। तो स्थिर करिए, एक जगह टिकिए, लगातार प्रयास कीजिए और वहीं पर आपका करियर बिल्ड कीजिए। और मु, मुझे ऐसा लगता है सर, ये इस बिजनेस में ना आपकी इमेज बहुत काम करती है। अगर आपकी एक बार इमेज ऐसे बन गई कि भाई ये व्यक्ति एक जगह टिकता नहीं है, तो फिर आप कितनी भी अच्छी चीज आपके हाथ में होगी तो लोग आपको हमेशा संदेह की दृष्टि से देखेंगे। और अगर आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि यार ये बहुत लॉयल व्यक्ति है, बहुत कमिटमेंट का पक्का है, और अगर आपको उतने रिजल्ट नहीं भी हैं तो भी ये शायद आपकी इमेज की वजह से एक दिन आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। सबसे बड़ी कमाई सुरेंद्र भाई हमारी जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि हमने इस बिजनेस के अंदर पैसा कितना कमाया वो जरूरी है, लेकिन इमेज क्या कमाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप वो अर्न करते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली एक बार आ जाएगा। आपने सुना होगा कि सरस्वती और लक्ष्मी, ये दोनों बहनें हैं। तो अगर आपके पास में कोई एक चीज है तो दूसरी अपने आप आपके पास चलकर आ जाती है। तो इससे कीजिए और अपनी इमेज बिल्ड कीजिए, अपना एक पोजीशन बनाइए, पैसा तो अपने आप चलकर आएगा आपके पास। दैट्स ग्रेट सर। आप सर एक प्रोग्राम चलाते हैं, 3 दिन का वर्कशॉप है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, STM। सो इस प्रोग्राम को लेके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो ये प्रोग्राम क्या है और इसमें शायद आप माइंड सेट के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, तो ये माइंड सेट एक्चुअली है क्या, और अगर ये है तो इसको कैसे सेट किया जाए? अ, सुरेंद्र भाई, मैंने नोट किया इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हमें से ज्यादातर लोग शायद इस इंडस्ट्री को केवल एक तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत है। मुझे मेरे अनुभवों में ये बात समझ में आई कि ये बिजनेस आपको पैसा तो देता ही देता है, वो तो बाई प्रोडक्ट आता है, लेकिन उसके अलावा ये बिजनेस आपको जो मेरा जो नाम भी है मेरी ट्रेनिंग का, उसका नाम है एक्चुअली समृद्धि द माइंडसेट। ओके। और जब मैं समृद्धि की बात करता हूँ तो पैसा उसमें सिर्फ एक हिस्सा है, पैसा सब कुछ नहीं। व्हेन आई टॉक अबाउट समृद्धि तो मैं बात करता हूँ अच्छे रिश्तों की, मैं बात करता हूँ अच्छी हेल्थ की, मैं बात करता हूँ अच्छी सोच की, मैं बात निश्चित करता हूँ पैसे की, मैं बात करता हूँ खुशियों की, जो आप पाते हैं जब आपके पास सफलता के साथ आपके अपने आपके साथ खड़े होते हैं। व्हाट आई फाउंड कि मैंने बहुत सारे लोग देखे मेरे अनुभव में जिन्होंने पैसा कमाया या उन्होंने एक्सपोज किया अपने आप को बाहर की दुनिया में, दैट दे आर अ गुड अर्नर, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन इंटरनली बहुत बहुत वैक्यूम था उनकी जिंदगी के अंदर। फैमिली सपोर्ट में कई बार मैं देखता हूँ लोगों को नहीं करती इस बिजनेस में। ज्यादातर लोग इस बात से परेशान भी रहते हैं कि वो बहुत करना चाहते हैं लेकिन उनका परिवार उनको सपोर्ट नहीं करता है इस बिजनेस के लिए। तो मेरा मेरा फोकस था कि जब आप इस बिजनेस को कनेक्ट कर पाएंगे कि जब आप कामयाब होते हैं तो एक्चुअली आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, बल्कि आप ये सब चीजें एट द सेम टाइम आपके पास होगी। कैसे इस बिजनेस के माध्यम से आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं,
कैसे इस बिजनेस के माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो बिलीव मी, आपका अपना चेक जब आता है उसमें आपको खुशी मिलती है, राइट? जब आप अर्न करते हैं 10 लाख 5 लाख, जो भी आपका गोल होता है, टारगेट होता है, लेकिन जब आप रिसीव करते हैं लोगों के मैसेजेस कि सर मैं आज मेरा चेक 1 लाख का आया, 5 लाख का, 10 लाख, मैंने गाड़ी दी, मेरे पापा को मैंने ये गिफ्ट किया, मेरी मदर को मैंने ये दिया, वाइफ के साथ, तो आपको वो खुशी एक अलग लेवल पर लेकर जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर लोग इस चीज का एहसास कर जाएं तो शायद उनको इस बिजनेस को क्यों करना है वो वैल्यू समझ में आ जाती है, और यही मेरी कोशिश रहती है, यही मैं करता हूँ। और जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसे लोगों का नजरिया इस बिजनेस को करने का मैंने बदलते देखा, और उसके बाद फिर एवरीथिंग इज हिस्ट्री, वो फिर सक्सेस अपने आप आने शुरू होता है। मनुष्य का जो दिमाग है ना सर, ये एक बहुत अजीब सा यंत्र है एक्चुअली। तो इसमें ये रुकता नहीं है। जब हम जगे हुए थे तब भी ये काम करता है, और जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड वो वर्क करता रहता है। सो अक्सर लोगों को ये सुनते हैं लोग, और उनको मालूम है कि भाई आप अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए। और गांधी जी ने भी बोला था कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव करती हैं। सो माइंड में जो ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, सफलता का जो सफर होता है, मुझे जो लगता है सूरज भाई, अ, उसमें एक वर्ड यूज होता है, साधना, राइट? साधना का आशय मेरा सिर्फ किसी मंदिर में बैठकर पूजा करना नहीं है, लेकिन साधना का एक्चुअली सही आशय है अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करना, या आप अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करना। और हमारे, जैसे आपने विचारों की बात की, तो हमारे सबकॉन्शियस की, हमारे दिमाग की एक बहुत अच्छी साइंस भी है कि इसमें हजारों विचार एक दिन में आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप किसी भी मोमेंट पर एक साथ दो विचारों को होल्ड नहीं कर सकते, ओके। राइट? ये हमारे दिमाग की एक बड़ी कमाल की बात है, कुदरत की, कि या तो आप एक विचार के साथ खुश हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, एक विचार के साथ आप निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं। दोनों ही विचारों के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, आपका आपका चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होंगे, और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इट्स सिंपल लाइक, जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ कभी नहीं होंगे, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन अगर कहीं अंधेरा है और आपने एक दीपक भी जला दिया तो फिर वहां अंधेरा नहीं रह सकता। तो विचारों के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल चलता है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप अपने दिमाग को फ्री छोड़ेंगे तो फिर कई बार वो अनवांटेड थॉट्स आपके मन में आते हैं। अगर आपके बगल में कोई गार्डन है, या कोई पार्क है, या कोई कोई प्लॉट है, अगर आप वहां पर अगर उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो प्रकृति वहां पर फिर जंगली घास अपने आप शुरू करती है। लेकिन अगर आप उसको केयर करते हैं, ध्यान से अगर आप उसको गार्डन में बदलते हैं, तो वहां पर वही फूल उगेंगे जो आप चाहते हैं। तो इसका सिंपल टेक्निक है कि आप अपना जो ड्रीम है, जो अपना गोल आपने बनाया हुआ है, जो आपको अल्टीमेट खुशी देता है, खुशी का एहसास कराता है, आप जब सोचते हैं उसके बारे में कि जब मैं इसको अचीव करूंगा तो मैं उसमें क्या महसूस होगा मुझे, राइट? कौन कौन मेरे साथ होंगे, अगर आप उस विचारों को अपने दिमाग में बनाए रखें, तब जब आप काम करें और तब जब आप काम ना करें, क्योंकि वो आपके हाथ में है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये साधना से आएगा, ये एक दिन मेरे कहने से नहीं होगा। इस पर आपको लगातार अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करना होगा, राइट? कि जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं आप पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब आप 2-4 दिन मीटिंग नहीं करते तो आप निराश हो जाते हैं। तो आप अपने आप को उस समय उस मोड में रखें, और आपको केवल इतना ही करना है, आपको खराब विचारों से दूर रहने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ अच्छे विचारों के साथ रहना है, खराब चीजें अपने आप आपकी जिंदगी से भाग सकती है। एंड वंडरफुल। दैट इज दैट्स नॉट ग्रेट। अचीव। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक क्या था, और आप उससे कैसे बाहर आए? बड़ा टफ सवाल पूछा है आपने सुंदर भाई। सेटबैक तो मुझे याद नहीं आता कि कभी मुझे ऐसा लगा हो कोई झटका बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, अपने सक्सेस के इस ड्यूरेशन के दौरान बीच में एक ऐसा दौर आया जब मेरे कुछ नेटवर्क मुझे छोड़कर चले गए, राइट? और वो कई इंस्पायर्ड हुए, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी कंपनी भी खोल ली। और वो टाइम था जब मेरा परिवार बड़ा हो रहा था, और उसमें पैसे का भी काफी क्राइसिस आया। और उस दौरान मेरे पास में सिवाय मेरी उम्मीद, मेरे ड्रीम्स के और कुछ नहीं था। जब आप काम करते हैं आपको ये पता होता है कि आपके साथ कुछ लोग आए हैं और वो लगातार ग्रो कर रहे हैं आपके साथ में, पर अचानक जैसे आपने सवाल किया कि कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा लगता है उस समय।
बट भरोसे के दम पर मैं वापस मेरा लगातार फोकस रहा कि अगर आज गए हैं छोड़कर तो लोग वापस भी आएंगे और मुझे अपना काम करना है। और एक एक स्टोरी से मुझे बड़ी प्रेरणा हमेशा मिलती है। जब भी कभी किसी के आगे या मेरे जीवन में कभी कोई अप एंड डाउन आया तो मैं वो बड़ी स्टोरी को हमेशा जीता हूँ अपने अंदर। और वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, वो स्टोरी है रामायण। राइट। मैंने देखा कि शायद हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, अगर हम उनके जीवन को अध्ययन करते हैं तो उनके जीवन में हम उनके सुख के पल बहुत कम पाए। राइट। बचपन से लेकर और लास्ट तक वो बस आदर्श ही बने रहे। और जो भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर फेस किया, अगर आप नोटिस करें तो वो उनके कारण नहीं था, वो अपने आप हो रहा था। चाहे वो वनवास जाना हो, वो उनकी इच्छा नहीं थी, पत्नी का हरण हो, वो उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन जीवन के इस कर्म पथ पर लगातार आपको आपके पास जो चीज है वो है आगे देखना और अपने अगले लक्ष्य की तरफ कूच करना। तो अगर आप वो करते हैं तो आपको प्रेरणाएं लगातार मिलती रहती हैं। और दैट इज हाउ हैपेंड विद मी कि एक टाइम था जहाँ पर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम आया और वो निकलता चला गया और टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो दैट्स ग्रेट सर। आपके बहुत सारे फैंस ने प्रश्न किए हैं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं कुछ प्रश्न लूं। प्लीज सर। थैंक यू सो मच। आदित्य धीमान का प्रश्न है, एक फ्रेशर को इस इंडस्ट्री में क्या माइंडसेट लेकर आना चाहिए? वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता है और फिर क्विट कर देता है। आदित्य जी, जो मेरी रिकमेंडेशन या जो हमेशा लोगों को टीच करता हूँ कि जब भी आप किसी को भी लेकर आए, राइट, अपार्ट की उसकी एज क्या है, आपने सही कहा कि वो प्रेशर अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको आप पहले दिन से इस इंडस्ट्री के अंदर एक करियर प्लेटफॉर्म उसके सामने प्रेजेंट कीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति करे, अपार्ट फ्रॉम कि किस एज ग्रुप से वो आ रहे हैं या किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन जब वो आए तो आप कोशिश करें कि वो इस बिजनेस को एज अ करियर आप उनको दिखाएं और वो एज ए करियर। जो आपने कहा कि शुरुआत में लोग आते हैं और साल 2 साल या 1-2 साल के बाद में वो इसको क्विट कर देते हैं। इसका रीज़न भी होता है कि ओवर एक्सपेक्टेशन शायद हम उनको देते हैं या वो कर लेते हैं ज़रूर, राइट? आप नहीं क्विट करते। जब आपको आपके बचपन में बताया जाता है कि आपको बड़ा होकर एक अच्छी जॉब करनी है और आपको उसके लिए पढ़ाई करनी है और आपको पता होता है कि क्लास 8th या 9th पास करके आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो आप एक बार मेंटली तैयार होते हैं कि मुझे कम से कम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या वहां तक जाना होगा। यानी कि वंस यू डिसाइड एंड यू अंडरस्टैंड कि मुझे अभी कम से कम 20, 22, 23 साल तक अपने आप को तैयार करना होगा, तब कहीं जाकर मैं 25-50 हजार या 1 लाख रुपए की जॉब की उम्मीद कर सकता हूँ। मिलेगी नहीं पता। तो जब हम ओवर एक्सपेक्टेशन किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में देते हैं शुरुआत में और हम उससे कहते हैं कि बस अब अगले 6 महीने और अगले 1 साल के अंदर यू विल बी दी बिलियनियर, तो शायद हमारा ये उम्मीद दिलाना उसको कई बार डिप्रेस करता है क्योंकि उसको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलता और वो संभव भी नहीं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब आप किसी को लेकर आए तो उसको पहले दिन ही बता दीजिए कि ये एक बहुत कमाल का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप यहाँ पर सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम एक प्रोमिनेंट टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप उस पीरियड में गलतियां करेंगे। आपको सीखने का समय अपने आप को देना होगा। अगर आप ये पीरियड स्मार्टली बिता जाते हैं तो फिर कभी जीवन में आप वापस मुड़कर नहीं सकते। मुझे लगता है दैट्स कि ग्रेट, वंडरफुल। जी बहुत बहुत गहराई के साथ आपने इसका जवाब दिया सर, एंड इट इज ए परफेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अमित कुमार का प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड जनरेशन प्लान? बहुत लोग पूछते हैं। जी। देखिए, मेरी जो समझ है, और अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी में बाइनरी का बड़ा साफ मतलब रखा हुआ है, 2 लेग पर चलने वाला प्लान। अच्छे और बुरे की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, वो मेरा अधिकार भी नहीं है। मुझे लगता है मेरा मुझे उसके बारे में बोलने का। लेकिन मनी रोटेशन प्लान के बारे में सुरेंद्र भाई ने जो सवाल मुझसे किया था, कई बार हम ये पाते हैं कि जहां जहां पर भी आपको अगर किसी व्यक्ति विशेष को लाने पर प्रलोभन दिया जाता है या किसी खास पैकेज को बेचने पर कोई खास अमाउंट आपके सामने अगर आता हुआ दिखता है तो कई बार हम उसमें फंस जाते हैं और उसमें हमें नुकसान होता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मेरी समझ में मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ और 20 साल से मुझे कभी दिक्कत नहीं आई इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत से इस बिजनेस को
एक एक बिजनेस के रूप में ही लिया, और मुझे लगा कि आप कोई भी व्यापार जो ट्रेडिशनल तरीके से भी आप करते देखते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति दुकान खोलता है और उस दुकान के कुछ नियम होते हैं जिसको वो चलाता है। वो मॉर्निंग में आता है, उसको ओपन करता है, दिन भर वो ग्राहक के साथ डील करता है, अपनी सेवाएं देता है, अच्छा रेस्पॉन्स करता है, ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाता है, और माल बिकता है, और उसके अंदर उसको प्रॉफिट मिलता है। तो दिस इज द वे ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर अ, आपको मल्टीपल जाने का मौका मिलता है, आपको मल्टीप्लाई होने का मौका मिलता है अपने नेटवर्क के रूप में। तो प्रोडक्ट का होना सबसे पहले बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। प्रोडक्ट का होना, वो भी वायबल प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है, राइट। यानी कि प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि वहां पर वो आपको फोर्स करना पड़े उसको बेचने के लिए, बल्कि वो जरूरत का प्रोडक्ट हो और लोग उसको ले सके। अगर अगर वहां पर पैसा आपको एक्चुअली उस टर्नओवर के ऊपर मिल रहा है, तो आप उस प्लान पर जरूर जा सकते हैं काम करने के लिए, और वहां पर शायद आपको आगे सफलता जरूर दैट्स ग्रेट सर। आशीष साहू का प्रश्न है, अपने नेटवर्क को दूसरे राज्यों में कब लेकर जाना चाहिए? देखिए, अगर ये सवाल मुझसे आप ये इंटरव्यू मुझसे आप ले रहे होते कोरोना से पहले, तो मेरा जवाब कुछ और होता। लेकिन अभी तो हम सभी लोग इस महामारी के टाइम पर मैं बोलूंगा कि एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना। और शायद सुरेंद्र भाई या मैं अभी ऑनलाइन बैठकर ये इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, अगर अगर ये दौर नहीं होता, तो हम भी किसी स्टूडियो में बैठ के इसको रिकॉर्ड करते। तो आज समय बदल रहा है। आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, और अपने आप को मैं बोलूँगा कि अपग्रेड कीजिए हर व्यक्ति, राइट। कई बार हम ये सुनते हैं लोगों से कि सर मुझे मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, या मुझे एप्लीकेशन पर काम करना नहीं आता। तो आप अगर कुछ करें तो सबसे पहले काम करें अपने आप को और अपने नेटवर्क को, चाहे वो नेटवर्क आपके पड़ोस में ही क्यों ना हो, या वो नेटवर्क भारत के किसी और राज्य में क्यों ना हो, अपने टीमों को आप अपग्रेड करने का प्रयास करें, उनको इंकरेज करें। और सारी मीटिंग्स आपको, सारी काउंसलिंग आपको आज करने का मौका भी है, और मेरी रिकमेंडेशन भी है कि आप कोशिश करें जितना हो सके आप इस तरह के ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपनी टीमों के साथ कनेक्टिविटी में रहें। और आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए आप प्लान से लेकर, प्रेजेंटेशन से लेकर, लाइव चैट से लेकर हर चीज आप कर सकते हैं। तो आपको फिर टीम बनाने के लिए आपके पास अब स्कोप खुल चुका है, राइट। आप एक पड़ोस में टीम बनाएं अपने शहर के अंदर, या आप दूसरे स्टेट में बनाएं। मुझे लगता है कि अब उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। आपको जो सेवाएं शुरुआत में अपने नेटवर्क को देनी चाहिए, वही चीजें अब आप ऑनलाइन अपने लोगों को यहाँ भी देंगे, और पूरे इंडिया के अंदर किसी और राज्य में। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक साथ आपको बहुत सारे नेटवर्क नहीं खोलने चाहिए अगर आप उनको संभाल नहीं सकते। तो वहां मैं जो मेरी सोच है कि आप शुरुआत में 2 4 5 या 6 नेटवर्क जितने भी आपको लगता है कंफर्टेबली आप उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको जरूर बनाएं, और उनके साथ अपना बेस्ट करें जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं बनते। जैसे ही वो आप लोग अपना काम संभालने लायक बनते हैं, राइट, उनको टच में रखिए, उनको काउंसलिंग में रखिए, और जब आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, तो समय के साथ अपने नेटवर्क आप बना सकते हैं, वो चाहे किसी भी राज्य में। दैट्स ग्रेट सर। राजकुमार उरंग का प्रश्न है, कंपनी के टॉप अचीवर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक लाइन में बोलूं तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं, राइट। आपको आपको अपने लक्ष्य पर निगाह रखनी होगी। और मैं बोलूंगा आपको इस बिजनेस में अच्छी बात यह है कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, ओके। तो डोंट फोकस ऑन अदर। लोग क्या कर रहे हैं उन पर फोकस ना करें। आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, अपने विकास के लिए, अपनी टीमों के विकास के लिए, उस पर फोकस करें। क्योंकि मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि इस बिजनेस में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर ऊपर वाली जो जगह है वो बिल्कुल खाली है, और वहां पर 1 करोड़पति बनेगा, 10 भी बनेंगे, 100 और 1000 भी बनेंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। तो आपको किसी कंधे पर इस्तेमाल नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, और जो आप चाहते हैं उस पर विचार बनाइए और मेहनत कीजिए, और आप आगे बढ़ें। दैट्स ग्रेट सर। अंकित पटेल पूछ रहे हैं, सोने से पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए? अंकित जी, मैं खाली सोने से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है सफलता का एक बहुत असाधारण सा एक एक मंत्र है कि जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको एक क्लियर होना चाहिए
माइंड से, बॉडी से और सोल से कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। ये क्लैरिटी का आना बहुत जरूरी है। यू नो अगर आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो शायद आप अपनी बुकिंग करवा नहीं पाएंगे। तो पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कहाँ जाना है लाइफ के अंदर, राइट। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, अपने आप को उस विचार के साथ स्टिक कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि ना सिर्फ सोते समय, बल्कि दिन के हर एक क्षण आपके जीवन में, आपके अंदरूनी दुनिया में, अंदरूनी मन में आपका वो विचार, आपका वो सपना चल रहा है, राइट। मैं सिर्फ सोते समय की बात ही क्यों करूं, जब आप उठते हैं तब भी वो विचार आपके मन में होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। जब आप कहीं जर्नी करते हैं तब भी वो मन में आपको चलना चाहिए, और अनायास आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। वो सबकॉन्शियस तक आपकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। रात में भी, सुबह भी, और दिन के हर पहर अपने विचार पर नजर रखिए, अपने लक्ष्य पर नजर रखिए। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। विजय शिवांकर पूछ रहे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी? दीपांकर जी, सवाल आपका टिपिकल है। वैसे तो मैं कंपनी ओनर नहीं हूँ, राइट। मैं नेटवर्कर की बात करना जरूर चाहूंगा, लेकिन सवाल आया है तो मैं जरूर कहूंगा। कंपनी हो या कोई व्यक्तित्व, राइट, कंपनी भी अल्टीमेटली एक सोल है, कंपनी भी एक विचारधारा है। तो कंपनी हो या कोई एक इंडिविजुअल है, जीवन में, जैसे मैंने कहा कि हमें एक विचार हमेशा रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी आदमी के को किसी भी दृष्टिकोण से उसका यूज करने के बारे में और उसका नुकसान, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी भी जीवन के अंदर हमारे अंदर विचार नहीं आने चाहिए। अगर आप सिर्फ ये दो सेंस रखें कि हर एक इंसान आपकी तरह है, वो भी इस जीवन शैली में है, और अगर आप उसकी मदद करने का भाव रखते हैं, अगर आप उसको जीवन में सफल बनाने का भाव रखते हैं, ना कि उसका इस्तेमाल करने का भाव रखते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी, आपको संतुष्टि ज्यादा होगी, और आपकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी। ये विचार मुझे लगता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो उसके मन में भी होना चाहिए, और चाहे एक कंपनी हो उसके मन में भी जरूर होना चाहिए। जब हम सबके विकास के बारे में, सबकी तरक्की के बारे में भाव रखते हैं, और एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर लगातार ध्यान रखते हैं, तो आप अपने आप बहुत अच्छे एथिक्स को फॉलो करने लग जाते हैं। आपसे भूल भूल से भी आपसे कोई गलती की संभावना खत्म हो जाती है। मतलब ये सोचना है, सॉरी प्लीज। जी प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे। थैंक यू सो मच। ये सोचना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे भगवान मेरे खेत में बारिश कर दो, पड़ोसी के कत मत करो। ये सोचना है कि भगवान बारिश करो, अगर सबके यहाँ पे होगी तो फिर मेरे यहाँ पे भी होगी। तो उस सोच के साथ में व्यक्ति को और हर ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये कंपनी के लिए भी है और ये एक इंडिविजुअल के लिए भी है, मेरे विचार से, कि जो आप कर सकते हैं आपको वही कहना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं आपको किसी भी कीमत पर वो करने के लिए आमादा होना चाहिए। आपकी कथनी और करनी ये अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री केवल एक चीज से चल रही है, और उसे कहते हैं भरोसा, विश्वास, राइट। एक व्यक्ति, एक यंगस्टर, एक 20 साल, 18 साल, या एक एक यूथ आपके साथ अ, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने 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 रिलेटिव छोड़कर आज इस दुनिया से बगावत करके भी आपके साथ आता है, सिर्फ एक बात के ऊपर कि उसे विश्वास है आपके साथ आने पर कि वो सफल हो जाए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कंपनी की भी, और एक इंसान के रूप में हम सब की, कि हम जो जो एक्चुअल है, जो वास्तविकता है, उसे कभी नकारे नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा सुरेंद्र भाई, मेरे अंदर शायद ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। मुझे कई बार मैं देखता हूँ लोग अति उत्साह में आते हैं, और उत्साह में आकर वो कई बार चीजों को बढ़ा करके, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, या उसको शो ऑफ करना, या प्रेजेंट करने की कोशिश हमारी इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने कोशिश किया कि मैं अपने लोगों को जो मेरे संपर्क में है उनमें ये आदत डाल सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कहीं स्टेज पर किसी ने बुलाया, और जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, बुलाते हैं तो हमेशा उनको आदर सम्मान देते हैं। और अगर मेरा चेक आया 4,80,000 रुपए का, और किसी ने मुझे बुलाया मेरे डाउनलाइन में, और उसने कहा कि सर प्लीज वेलकम, हमारे सर आज आ रहे हैं जो आज महीने का 5 लाख या साढ़े कमाते हैं,
तो पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं मिली, और जब मैं स्टेज पर गया तो मैंने वहीं 1000, 2000, 5000 लोग रहे हों, मैंने वहीं पर जाकर माफी मांगी, और मैंने इस बात को संभाला कि मेरे मेरे छोटे भाई बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं 5 लाख कमाऊं। मैं अभी 5 लाख नहीं कमाता हूँ, मेरा चेक अभी 480 का है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन ये 5 लाख होगा। मुझे लगता है सिर्फ इस छोटी सी बात से भी मुझ पर एक प्रेशर खत्म हो गया कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस किया मैंने अपने आप को कि अगर मुझसे कोई पूछ भी लेता है, अगर किसी के हाथ मेरी चेक रिपोर्ट लग जाती है, किसी के पास मेरा स्टेटस लग जाता है, तो मुझे अपनी आंखें नीची नहीं करनी पड़ेंगी, और उस व्यक्ति का मुझसे प्लस इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से भरोसा नहीं टूटेगा। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम सभी लोग जो बोलें वो समझ के बोलें, नाप तोल कर बोलें, और जो कहें उसे निभाएं। अगर ये हम सब लोग करना शुरू कर दें, तो जो कई बार हमें सुनने को मिलता है बाहर की दुनिया में हमारी इंडस्ट्री को लेकर, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री पर, कंपनीज पर बहुत तेज बढ़ेगा। दैट्स ग्रेट सर। मुझे भी अपना एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं तमिलनाडु में था। नामाक्कल एक वहां पे स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सो नामाक्कल में मेरी एक मीटिंग थी, और वहां पे थोड़ा लैंग्वेज को लेके इश्यू रहता है, तो जनरली वहां पे ट्रांसलेट करते हैं लोग। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो एक व्यक्ति साथ में खड़ा होकर उसको तमिल में ट्रांसलेट करता है। तो वहां पे वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो जब मेरा नंबर आना वाला था, तो वहां का जो लोकल होस्ट था उसने मेरे से कहा कि सर आप स्टेज पे जाके अपना चेक जरूर बताना। तो मैंने कहा अच्छा उससे क्या होगा? बोले उससे लोग मोटिवेट होंगे कि इतना पैसा आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो थोड़ी देर में वो फिर मेरे पास आया, फिर बोला कि सर आपको कितने रुपए महीना आता है? तो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया जो मुझे मिल रहा था, कि मैंने कहा इतना आता है। तो बोले सर फिर मत बताना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले हमने आपका चेक इससे 2 गुना ज्यादा प्रमोट किया हुआ है, तो अगर आप बताओगे इतना आ रहा है और हमने ज्यादा प्रमोट कर रखा है तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारी इंडस्ट्री का एक, मैं कहूंगा कि एक अच्छा पहलू नहीं है कि यहाँ पे चीजों को हम चूंकि उत्साह में बहुत रहते हैं, और उत्साह में हम लोग चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और जो वो सही नहीं है, और वो विवेक सर से हमें सीखना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है व्यूवर्स की तरफ से। जी। बुक ट्यूबर गौरव पूछते हैं, कोलिज के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें? सर, आप कॉलेज के साथ भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपको पूरा फ्रीडम देता है। भविष्य में तो देगा ही, लेकिन काम करने का भी फ्रीडम देता है। यहाँ पर आप अपने अपने वर्किंग आवर्स जरूर मैनेज कर लीजिए। एंड जहाँ पर मैनेजमेंट की बात है, चाहे वो समय का हो, वो मैनेजमेंट से सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी पढ़ाई के लिए आपने समय निश्चित किया हुआ है सर, उसको आप पूरी तरीके से फुल फोकस से के साथ में कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहां से भी आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और उसके अलावा जो आपके पास समय बचता है, तो आप खुद को तैयार करने में उस समय का इस्तेमाल कीजिए। और जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर और लीडर, तो आप अपनी टीमें बढ़ाकर उनको भी पार्ट टाइम के अंदर ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को करने की सलाह भी दे सकते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं हमारे बिजनेस के अंदर, जो लोग फुल टाइम बाद में हुए हैं, लेकिन इनिशियली ज्यादातर लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही शुरू करते हैं, अदर देयर। तो पढ़ाई के साथ में मैनेजमेंट को आपको सिर्फ अपने बढ़ाना होगा। अपने टाइम को दोनों को सेपरेट रखिए। जो समय आपने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रखा हुआ है कि मुझे अगर 3 घंटे एक दिन में देने हैं, 4 घंटे एक दिन में देने हैं, तो वो मैनेज कीजिए कि उस 4 घंटे को आप पूरी तरीके से डिवोट कीजिए अपने बिजनेस के लिए। और जो आपने 6-8 घंटे रखे हुए हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो उस समय अपने अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दीजिए किसी और काम से, वहां पर पढ़ाई कीजिए। तो इट्स कंप्लीटली मैनेजमेंट। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट में हम लोग, और लास्ट में हमने आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रखे हुए हैं। उसमें मैं आपकी परमिशन नहीं लूंगा, और मैं सीधा रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक गलती जो विवेक सक्सेना ने की और वो चाहते हैं लोग न करें, वो क्या हो सकती है? अपनी लाइफ में जिनको भी आप अपना मेंटोर चुने, राइट, उनके साथ में कभी भी अपने आप को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, चाहे आप सफलता के किसी भी आयाम पर। अ, मेरे से भी एक बार गलती हुई थी। कई बार जब हम शुरुआत करते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और हमको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई कैन डू। और ऐसा ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आपको हमेशा एक साथ एक हाथ चाहिए होगा। तो जिसको भी अपना मेंटोर आप चुने,
हमेशा अपने आप को वहां पर समर्पित रखें। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखने को और आगे बढ़ने को मिलता रहे। अगला प्रश्न, आपके मेंटर कौन हैं और उनकी कोई एक सीख जो हमेशा याद रखते हैं? मैं इस बिजनेस के अंदर सर वैसे तो बहुत सारे लोग मेरे गुरु हैं, राइट। जहाँ से भी आप कुछ भी सीखते हैं अपने जीवन के अंदर, मुझे लगता है वो आपके गुरु होते हैं और आपको उनके लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरे 20 साल के इस पूरे सफर की बात करूं, सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी से सीखा है बहुत क्लोजली, तो मिस्टर गौतम वाली जी, जो मेरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैंने पर्सनली और प्रोफेशनली उनसे बहुत कुछ मुझे सीख मिली है, बहुत कुछ उनसे सीखा। और जब मैं भी अपने एक खराब फेज से गुजर रहा था मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर, तो एक लाइन उन्होंने मुझे बोली जिस लाइन ने मुझे बहुत संबल दिया, बहुत सहारा दिया। कोई बोला कि विवेक, कई बार ऐसा होता है कि जीवन के अंदर आप जो जो करना चाहते हैं आप सही कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, आप समर्थ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो अगर कभी भी जीवन में ऐसा दौर आए कि आपको लगे कि आप सही कर रहे हो फिर भी आपको सफलता ना मिले, तो बस परेशान होने की जगह एक बात समझिएगा कि शायद इस समय वक्त आपका साथ नहीं दे रहा, आपको टिके रहना। और जिस दिन वक्त आपका आ गया, उस दिन वो वक्त नहीं, वो दौर आएगा। तो उस लाइन को मैंने अपना अपना बहुत बड़ा बनाया, क्योंकि 3 एक साल का पीरियड मेरे मेरे जीवन के अंदर बहुत टफ पीरियड रहा, 3.5 ईयर। और वो बहुत टफ पीरियड था, बट उनकी इस लाइन ने शायद मुझे इस बिजनेस के अंदर हमेशा आज यहाँ पहुंचने के लायक बना दैट्स ग्रेट सर। दिया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। विवेक सक्सेना की एक कमजोरी और एक ताकत। सर मुझे लगता है सुरेंद्र भाई, शायद जो आपकी कमजोरी होती है वही शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। और विश्वास इस बिजनेस के अंदर आपको लोगों पर करना होता है। इमोशंस के साथ आपको लोगों के साथ काम करना होता है, जुड़ना होता है। और मुझे लगता है यही आपकी कमजोरी भी होती है इस बिजनेस के अंदर, मेरी तो शायद मैं मानता हूँ, और यही मेरी ताकत भी है। राइट, कई बार आपको लगता है कि इस वजह से आपको बहुत समय गंवाना पड़ा जब किसी के साथ आपने काफी काम किया। और शायद फिर आपको लगता है कि उस काम की वजह से ही बहुत सारे लोग आज आपके पास आए। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि दिस इज माय वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। कोई एक क्रिटिक लाइन जो आपको याद है, आलोचना की हो कभी किसी ने? सर वो तो अभी भी मिलती है सुनने को। पर्टिकुलर कोई शायद एक शुरुआत के दौर में। लाइन या कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो हमें हमेशा याद रहता है और उससे हम कुछ सीखते हैं? बिल्कुल। मैंने जब इस बिजनेस के अंदर नया नया कदम रखा था, राइट, जैसे मैंने बताया 30 साल की उम्र थी, वजन भी बहुत कम था, दाढ़ी मूछ भी ठीक से निकली नहीं थी। और जहाँ भी जाता था तो नेटवर्क बनाने के लिए तो लोगों से सुनने को मिलता था कि बेटा अभी तो यू नो आप हमें क्या समझाओगे या आप हमें क्या सिखाओगे, या इस तरह का बिजनेस हमने कभी देखा ही नहीं है, तो आप बेवकूफ बन जाओगे, या ऐसा होगा नहीं। और खास तौर से वो बहुत सारे लोग मेरे क्रिटिक्स बने जब मैंने अपनी जॉब को रिजाइन करने का, छोड़ने का फैसला किया। मैंने बहुत क्लोजली लोगों के रिएक्शंस देखे सुरेंद्र भाई, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मेरे नाम के आगे सक्सेना लगता है, तो हमारे यहाँ पर जॉब्स को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है। और जब ऐसे टाइम पर एक यंग लड़का सरकारी नौकरी को छोड़कर कोई बिजनेस करे, वो भी ऐसा बिजनेस जिसके बारे में समाज में एक्सेप्टेंस नहीं हो 20 साल पहले, तो जाहिर सी बात है उसको तो बहुत सारे स्लोगन मिलने वाले थे। और मुझे मिले, पागल का भी मिला, बेवकूफ का भी मिला, ये नहीं कर पाएगा, बर्बादी इसने निश्चित कर ली अपने लिए, ये सारे स्लोगन्स मेरी जिंदगी का हिस्सा बने अगले कुछ समय तक, काफी लंबे समय तक। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब भी कोई क्रिटिक्स आपके पास में है या वो आपको कुछ बोल रहा है, तो वो सिर्फ आपको, ये इट्स इट्स अप टू यू, आप उसके वाक्यों को, विचारों को कैसे लेते हैं। अगर आपने उसके भाव पर जोर दे दिया तो आप अपने आप को खत्म कर लेंगे। और अगर आपने उसके भाव को चैलेंज के रूप में ले लिया तो आप आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनने का काम करें। तो इट्स फाइनली अप टू यू कि आपको कहाँ पर फोकस करना। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको अब तक मिला? सर उसमें से एक आपने खुद ही बता दिया। जो लोग मुझे आज इतने प्यार से, इतने भाव से बात करते हैं, और मैं बहुत ऋणी हूँ सुरेंद्र भाई लोगों का,
मैं किसी एक के चुनाव की बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है शायद इस बिजनेस में आने का मेरा फैसला, इस इंडस्ट्री को चुनने का मेरा फैसला, आज इकोनॉमिकली मैं कहाँ पर हूँ, ये एक सेकंड बात है। मैं किस तरह के घर में रहता हूँ, या मेरे घर बन रहे हैं, या क्या मेरा लाइफ स्टाइल है, वो एक सेकेंडरी बात है। लेकिन लोगों से मिलने वाला प्यार, और जब लोग अपने जीवन को बदलने के लिए आपके लिए कृतज्ञता पेश करते हैं, मुझे लगता है शायद उसको शब्दों में बयान कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं इतने प्यार के लिए लोगों का राइट, और हर दिन जो हजारों लाखों लोगों का प्यार मिलता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी अ, 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 बीते मई को 10 तारीख को मेरा बर्थडे था, मेरा जन्मदिन था। लॉकडाउन चल रहा था, और मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा शायद कितने हजार विशेष बेस्ट विशेष रात को 11 बजे से 10:30 बजे, 11:30 बजे से चलना शुरू हुए, और अगला 3 दिन मुझे हो गए, राइट। वो दुआएं लेते हुए, वो प्यार लेते हुए लोगों को। सिमिलरली अभी मुझे एक रिवॉर्ड दिया गया, जिसमें मैं काम करता हूँ कंपनी के अंदर, वहां पर। और वही अगले कई दिनों तक, राइट, लोगों का प्यार पूरे हिंदुस्तान से जो आया, मुझे लगता है शायद इस बिजनेस को अगर मैं नहीं करता तो पैसा शायद मैं कहीं और से कमा लेता, शोहरत भी मिल जाती, लेकिन प्यार इतना कहीं से नहीं। दैट्स ग्रेट। अगर आपके सामने भगवान अवतरित हों और कहें कि जल्दी से एक वरदान मांगो, जी। क्या होगा सर आ, वरदान? तो मैं चाहूंगा कि मेरा एक ही वरदान होगा कि जीवन में सबको स्वर्ग की तरह जीवन मिले, और उस स्वर्ग की तरह जीवन मिलने के लिए बस एक ही ब्लेसिंग्स हो जाए कि ऊपर वाला सब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की सलाहियत दे दे। अगर वो दे दी तो हमें स्वर्ग तलाशने के लिए कहीं नहीं जाना। जहां हम रहते हैं, वो शहर, वो देश, वो जगह, वो स्वर्ग से, जन्नत से बेहतर होगा। दैट्स ग्रेट। और इसमें देखिए बहुत बड़ी गंभीर बात आपने कही है विवेक सर कि जो लोग इस इंडस्ट्री को नहीं जानते तो वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसको इस गहराई से जानते हैं और ये मानते हैं कि ये बिजनेस देश में और दुनिया में स्वर्ग जैसा माहौल पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई जाति धर्म की बातचीत नहीं होती। तोड़ने वाली जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं, और फिर चाहे वो हेल्थ की बात है या वेल्थ की बात है या रिलेशनशिप की बात है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ के माहौल की वजह से स्ट्रांग हो जाता है, मिल जाता है हम सबको। सुरेंद्र भाई, मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि जो तोड़ने की मानसिकता के लोग होते हैं, जो डिसकंस्ट्रक्टिव सोच के लोग होते हैं, वो कभी इस बिजनेस के अंदर अगर गलती से आ भी गए तो जिंदा नहीं रह पाते। ये बिजनेस समंदर है। जितनी गहराई में जाएंगे, आपको औषधि से लेकर, रत्न से लेकर, महंगी से महंगी बेशकीमती चीजें मिलती जाएंगी, और आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है पाना। लेकिन ये बिजनेस इतना कमाल का है कि अगर यहाँ पर आप जरा भी नकारात्मक मानसिकता के साथ या डिसकंस्ट्रक्टिव मानसिकता के साथ आते हैं, तो जैसे समंदर कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को या जीव को अपने अंदर नहीं रखता, वो लहरें इसको बाहर तक फेंक देती हैं। ये बिजनेस ऐसे ही निकाल कर ऐसे लोगों को, ऐसी सोच के लोगों को बाहर कर देता है। तो ये दैट्स है ही ग्रेट, इतना कमाल। वंडरफुल। अंतिम प्रश्न है, आपकी मनपसंद कोई 3 पुस्तकें? सर, मेरी पहली किताब जो मैंने इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आने के बाद पढ़नी शुरू की थी, और जिसने मुझे बहुत मेरे से परिचय कराने में मदद की, वो किताब है, इसका नाम है जीत आपकी। सुखेड़ा जी की वो किताब है। और 20 साल पहले, क्योंकि पॉजिटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप खुद से क्या कर सकते हैं, ऐसी ऐसा माहौल आपको बाहर की दुनिया में नहीं मिलता। ये वो पहली किताब थी जिसको पढ़कर मुझे बहुत सारे परिवर्तन अपने आप को करने को मिले। डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 2 किताबें आपको और रिकमेंड करूंगा सभी लोगों को कि जिसको आप पढ़िए, क्योंकि ये बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, जिंदगी बदलना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल है, इस बिजनेस को समझना मुश्किल है। और अगर एक बार आप इस बिजनेस को समझ जाते हैं तो नथिंग कैन स्टॉप यू, और फिर दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, आप दुनिया से अकेले लड़ने की ताकत अपने अंदर महसूस करते हैं। तो वो किताब है एक जिसमें इस मॉडल को आप समझ पाते हैं, वो दैट इज बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसको पढ़िए मत, इसको गहराई तक समझिए। अगर आप समझ गए तो फिर आप इस बिजनेस से दूर नहीं रह पाएंगे। और तीसरी बुक मैं जो नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ लोगों को, जो मुझे बहुत पसंद आई, शुरुआत में मुझे इस बुक ने इस इंडस्ट्री में आगे काम करने के लिए बहुत सपोर्ट किया। अगेन मैं बोलूंगा, पढ़िए मत, उसको जीने की कोशिश कीजिएगा। उसका नाम है सवाली जवाब है, क्वेश्चन आंसर।
तो ये 3 किताबें जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगी, आपको इस बिजनेस के लिए तैयार करने में मदद करेंगी और आपकी स्किल को डेवलप करने में भी बराबर आपको मदद करेंगी। अगर आप ये लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा इस बिजनेस में आगे। दैट्स ग्रेट। और आपने शिव खेड़ा जी से शुरुआत की। जीत आपकी एक ऐसी किताब है जो शायद हर व्यक्ति ने, हर व्यक्ति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की शायद पहली किताब हो रही होगी, और मेरी भी वो पहली किताब थी। तो ये बड़ा कोइंसिडेंट है। और बहुत जल्दी हम लोग शिव खेड़ा जी को आमंत्रित कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपकी तरफ से क्या प्रश्न रहेगा शिव खेड़ा जी के लिए? सर वो तो अपने आप में एक लेजेंड है और बहुत सारी किताबों के जरिए से, उस माध्यम के जरिए से उन्होंने उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मेरी और आप जैसे हजारों लाखों लोगों के जीवन का परिवर्तन किए हैं। और उनका हुनर भी वही है, राइट, इज अ ग्रेट राइटर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब उनकी अगला एडिशन वो कब लॉन्च करने वाले हैं, और स्पेशली जिसमें लोगों को सफलता के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी फोकस करते हुए अगर वो किताब लिखना चाहें तो मैं चाहूंगा कि वो बहुत लोगों को और इंस्पायर करेगी और आगे बढ़ने में मदद करेगी। दैट्स ग्रेट। मैं कोशिश करूंगा सर, हमारी जो ये बातचीत है और जो आपका सुझाव है मैं शिव खेड़ा साहब को दूं। और मैं पर्सनली उनका बहुत मुरीद हूं। मैंने उनका एक 4 दिन का एक वर्कशॉप रहता है, वो बहुत पहले मैंने अटेंड किया और उसका मेरी जिंदगी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और शिव खेड़ा जी की जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी मेरी लाइब्रेरी में है और मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ। सो बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस की विवेक सर, लेकिन आपके पास में जो विजडम है, जो ज्ञान है और जो अनुभव का खजाना है वो बहुत लाजवाब है। और मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जब हम लोग इस इंडस्ट्री में एक बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं तो फिर हम लोग अपनी टीम के और अपनी कंपनी के नहीं रहते हैं, फिर हम लोग पूरी इंडस्ट्री के और पूरी दुनिया के बन जाते हैं। यही हमारा प्रयास है इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग सभी लोगों से सीखें, सभी लोगों के अनुभवों का लाभ उठा के हम जिंदगी में आगे बढ़ें और फिर कोशिश करें कि जो हमने सीखा है फिर वो हम लोग बांटें। तो यही प्रयास है हमारा और आपने हमारे उस प्रयास में हमें सहयोग किया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर भाई, आपका ये प्रयास मैं फिर से सराहूंगा, राइट। और ऐसा सिर्फ हमारी बिजनेस के अंदर नहीं है, मेरा विश्वास है। अगर आप देखें किसी भी एरिया के अंदर, लाइफ के किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति सफल बनना चाहता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं सीख सकता, राइट। उस इंडस्ट्री के कितने भी लेजेंड्स होते हैं वहां से हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने बात किया शिव खेड़ा साहब के बारे में, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, जबकि उनका हमसे कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। तो ये जो आपका कदम है, अगेन मैं बोलूंगा, ये बहुत सराहनीय है। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो नए नेटवर्कर, प्रोफेशनल नेटवर्कर जो हिंदुस्तान में पैदा होंगे, आपके इस चैनल से बहुत कुछ सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी और इंडस्ट्री को समझने का लोगों को मौका रहेगा। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से फिर से शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए, आपके लिए, और ईश्वर मेरे देश को और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कृपा करे, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये थे विवेक सक्सेना जी, द मैजिकल मैन ऑफ इंडिया। बहुत शानदार पर्सनैलिटी, और जितना मैंने विवेक जी के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा मैंने पाया, उनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। सो अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत आपके सामने होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती हैं, हम नॉलेज कैप्सूल भी डालते हैं, हम स्पेशल सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप बांटिए, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।